और चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा दोपहर 12 बजे अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि 12 बजे अल्बर्ट हॉल पर यह समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। तो वहीं ये भी बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। राज्यपाल ने नई सरकार के प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत प्रमुख भाजपा के नेता शामिल होंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस समारोह का कल हिस्सा बनेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा, तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी कल शपथ लेंगे। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ने नई सरकार के प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस समारोह में शामिल होंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी सहित भाजपा के दिग्गज कल इस समारोह का हिस्सा बनेंगे, यानी कि इस समारोह में ये सभी शामिल होंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कल के इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:05 पर अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह। आपको जानकारी दे दें कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में 6 राज्य के मुख्यमंत्री, 1 राज्य के डिप्टी सीएम और 9 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको ये भी बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, रामदास आठवले, कैलाश चौधरी, विशेश्वर तुडू सहित प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। तो जानकारी दे दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और आपको बता दें कि कल भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि समारोह में 6 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री कल शिरकत करने वाले हैं। तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस समारोह में आएंगे, समारोह में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी कल इस समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, वो भी कल आने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कल शामिल होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, रामदास आठवले, कैलाश चौधरी, विशेश्वर तुडू सहित प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कल शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। चलिए बात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ी है। INDI गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत अब पहले जैसी नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि जब इन तीनों राज्यों के रिजल्ट नहीं आए थे तब INDI गठबंधन में कांग्रेस की इमेज कुछ और थी, कुछ और हैसियत थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हैसियत अब बदल गई है। 6 महीने में अभी तक INDI गठबंधन में संयोजक भी तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से आखिर ये कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि अभी तक तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी है उसे ये लोग कैसे फेस करेंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस की हार से गैर कांग्रेस, गैर NDA पार्टियों का उत्साह
ठंडा दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव तक आईएनडीआई गठबंधन कायम रहने पर भी संदेह है। बड़े जोशों के साथ ये गठबंधन बनाया गया था। तमाम विपक्षी दल एक जाजम पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की, तो रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की जो स्थिति थी वो बिल्कुल बदल गई है। तस्वीरें अब बदली हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर संशय ये भी कि आखिर 2024 के लोकसभा तक ये गठबंधन टिकेगा या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको जानकारी दे दें कि आईएनडीआई गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत जैसे पहली थी वैसे अब नहीं रही है। 6 महीने में अभी तक आईएनडीआई गठबंधन में संयोजक तय नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से कैसे निपटेगा आईएनडीआई गठबंधन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस की हार से गैर कांग्रेस और गैर एनडीए पार्टियों का उत्साह ठंडा दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव तक आईएनडीआई गठबंधन कायम रहने पर भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि बड़े ही जोशों के साथ ये गठबंधन बनाया गया था, लेकिन अब संदेह बरकरार। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा से 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 14 ऐसे सांसद हैं जिन्हें लोकसभा से निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से एक सांसद को निलंबित कर दिया गया, तो कुल 15 ऐसे सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। 14 लोकसभा से है, राज्यसभा से एक सांसद है। सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर यह हंगामा कर रहे थे और अब तक संसद के कुल 15 सांसदों को निलंबित किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कनिमोझी और मणिकम टैगोर के सुब्रमण्यम, वीके श्रीकांतम निलंबित और पीआर नटराजन, एस वेंकटेशन भी निलंबित हुए हैं। और कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, ई ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस को भी निलंबित किया गया है। अपमानजनक व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 15 ऐसे सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है संसद से। लोकसभा की बात करें तो 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो एक सांसद को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि अपमानजनक व्यवहार के चलते ये फैसला लिया गया और इस व्यवहार की वजह से ही इन 15 सांसदों को निलंबित किया गया है और शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। श्रीकरणपुर सीट पर विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि कांग्रेस ने श्रीकरणपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद ये चुनाव स्थगित हुआ था और गुरमीत सिंह कुन्नर ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी, यानी कि आखिरी सांस। गुरमीत सिंह के निधन के चलते श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। अब गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को कांग्रेस ने टिकट दिया है और अपने लिए प्रत्याशी बना दिया सीट से। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 5 जनवरी को श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की है और रुपिंदर सिंह कुन्नर को अपना उम्मीदवार बताया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद ये चुनाव स्थगित हो गया था। गुरमीत सिंह कुन्नर ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी और गुरमीत सिंह के निधन के चलते श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव को भी स्थगित करना पड़ा था। अब गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इसी सीट से यानी कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी। तो ऐसे में कांग्रेस ने सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। आपको जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कमीशन को स्वीकृति दे दी है, मंजूरी यहां पर दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया और सर्वे के लिए यहां पर मंजूरी दे दी गई है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की मांग को मान लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि ये विवाद बहुत लंबा हो गया था। ऐसे में इस विवाद को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी सामने आई है। कमीशन नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है और इस सर्वे के लिए कमीशन ने मंजूरी दे दी है। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको दे रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी, लेकिन हिंदू पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इस सर्वे को लेकर मंजूरी दे दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने मानी एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की मांग।
आरएएस भर्ती 2021 इंटरव्यू रिजल्ट में रीटोटलिंग का मौका। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स 15 से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से यह आवेदन किया जा सकेगा। आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पुनर्गणना के लिए 25 रुपए प्रति प्रश्न की दर से शुल्क का भुगतान होगा। तो ये रेट है वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि इस प्रोसीजर के लिए डिसाइड की गई है। एक सवाल के लिए कितना पैसा होगा वो भी हमने आपको बताया। तो वहीं 17 नवंबर 2023 को जारी हुआ था साक्षात्कार परिणाम और सफल रही अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना कराने का अवसर मिल रहा है। और आपको ये जानकारी दे दें कि कैंडिडेट्स 15 से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आयोग की वेबसाइट पे आप जाके उपलब्ध लिंक से इस आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और पुनर्गणना के लिए 25 रुपए प्रति प्रश्न की दर से शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। और 17 नवंबर 2023 को साक्षात्कार का परिणाम जारी हुआ था और सफल रही अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना कराने का बड़ा अवसर मिल रहा है। दुनिया को 2050 तक फॉसिल ईंधन से मुक्त करने पर सहमति। दुबई में आयोजित COP28 समिट में करीब 200 देशों के बीच में ये सहमति बनी है। तो आपको बता दें कि COP28 समिट में करीब 200 देशों ने हामी भर ली और 200 देशों के बीच में एक स्टेटमेंट हुई और उस स्टेटमेंट में सहमति बन गई है। आपको जानकारी दे दें कि नवीकरणीय ऊर्जा को फॉसिल ईंधन का विकल्प बनाने पर सहमति हो गई है। 200 देशों की सहमति और दुबई से पहले पेरिस, रियो और क्योटो में ये सम्मेलन हुई थी। पेरिस में हुई थी धरती का तापमान बढ़ने से रोकने पर सहमति। जब पेरिस में ये बैठक हुई थी तो धरती के तापमान को बढ़ने से कैसे रोका जाए इस पर सहमति बनी थी। और अब आपको ये बता दें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए धरती का तापमान और ये चर्चा हुई थी पेरिस में। और इस तापमान को आखिर कैसे रोका जाए बढ़ने से, उस पर सहमति भी बन गई थी। और अब आपको ये जानकारी देते हैं कि COP28 समिट में करीब 200 देशों के बीच में सहमति बनी है। दुनिया को 2050 तक फॉसिल ईंधन से मुक्त करने पर यह सहमति बनी है और 200 देशों के बीच में ये सहमति बनी। ना आपको ये भी बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा को फॉसिल ईंधन का विकल्प बनाने पर सहमति बनी है और दुबई से पहले पेरिस, रियो और क्योटो में सम्मेलन हुए थे। पेरिस में जब ये सम्मेलन हुआ था तो धरती के तापमान को रोकने को लेकर सहमति बनी थी और इस बैठक के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर ये जानकारी निकल कर आई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा धरती का तापमान किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ना चाहिए और इस पर सहमति बनी थी। और चलिए आगे बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा के रजिस्ट्रेशन को लेकर। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पिछले कुछ वर्षों से पीएम मोदी खुद परीक्षार्थियों से संवाद करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्टूडेंट्स को अहम मुद्दों पर टिप्स देते हुए नजर आते हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से 12 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बातचीत करने का यहाँ पर अवसर मिलता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुके हैं। और पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री खुद परीक्षार्थियों से संवाद करते हैं, उन्हें टिप्स देते हुए नजर आते हैं। कई मुद्दों पर, कई मसलों पर स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स भी दी और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की ओर से अब आवेदन मांगे गए हैं। 12 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बातचीत करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा।